आदाब, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज़ाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में फिर भड़के जंग जैसे शोले। 24 घंटे में ईरान ने 4 जहाज़ों पर किया हमला। ईरान की IRGC ने सऊदी अरब और कतर के जहाज़ों पर बरसाई दनादन मिसाइलें। कतर ने दे डाली सख्त वार्निंग। ईरान के समुद्री हमलों के बाद मैदान में उतर गया इसराइल। बेंजामिन नेतन्याहू ने नेवी के अड्डे से कर दिया बड़ा ऐलान। सीरिया में बाल बाल बचे फ्रांस के सदर एमनुअल मैक्रों, होटल से निकलते ही हुए 2 जबरदस्त धमाके। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी के बीच खड़े होकर की फ़लस्तीन के 2 स्टेट सॉल्यूशन की हिमायत। इससे पहले फ़लस्तीनियों की लैंड पर कब्जा करने वाले इसराइल को बता चुके हैं फादरलैंड। शुरुआत करते हैं, शो की बड़ी खबरें हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में तेल ले जाने वाले जहाज़ों पर एक के बाद एक हमले हो रहे हैं और 7 जुलाई की रात 8 बजे तक की अपडेट्स के मुताबिक पिछले 24 घंटों में चौथे जहाज़ को भी निशाना बनाया जा चुका है। कहीं कहीं जहाज़ों की तादाद अब तक 3 बताई जा रही है। सीधा इल्ज़ाम ईरान पर लगा है कि ईरान ने ये हमले किए हैं। 2 जहाज़ों पर हमले की जिम्मेदारी ईरान पहले ही दिन में ले चुका था, जो हमने आपको बता दिया। लेकिन अब सऊदी अरब और कतर से जुड़े जहाज़ों पर हमले की खबरों ने टेंशन और बढ़ा दी है। ये मजबूत अरब मुल्क हैं और ईरान के इनसे ताल्लुकात भी बेहतर थे, तो ये हमले क्यों हुए, सवाल पूछा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर ने भी ईरान को सख्त वार्निंग दी है। दिलचस्प बात यह है कि यही कतर पिछले दिनों अमेरिका और ईरान के बीच समझौता कराने की कोशिश में लगा हुआ था और अभी 2 दिन पहले कतर और ईरान के बीच जहाज़ों के ज़रिए तिजारत भी दोबारा शुरू हुई थी। ईरान भी बार बार कतर का शुक्र अदा करता रहा है और इस दौरान ये हमले हो गए। ईरान का कहना है कि IRGC ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जहाज़ों के आने जाने के लिए जो रूट तय किया है वही इस्तेमाल किया जाए। उसका कहना है कि जो भी जहाज़ ओमान वाले रास्ते से गुजरने की कोशिश करेगा उसे निशाना बनाया जाएगा। उधर रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अब जापान, भारत और कई दूसरे मुल्कों के जहाज़ भी ईरान की तरफ वाले रूट का इस्तेमाल करने लगे हैं। हालांकि इसकी कोई आज़ादाना तस्दीक नहीं हुई है। अपडेट्स पहले आती हैं और ख़बर जो है 1-2 दिन बाद स्थापित होती है। यानी मिडिल ईस्ट का माहौल एक बार फिर से तेज़ी से जंग की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त नेटो समिट के लिए पड़ोसी मुल्क तुर्की में मौजूद हैं। ईरान के करीब में ही है मुल्क। अगर समंदर में ऐसे हमले जारी रहे तो अमेरिका एक बार फिर ईरान की मिलिट्री फैसिलिटीज़ पर हमला करके उसे जवाबी कार्रवाई बता सकता है, जैसे कुछ दिन पहले हो ही चुका है। हालात टेंस हैं। आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब की आखिरी रस्मात चल रही हैं और इस बीच हॉर्मुज़ के हालात बिगड़ रहे हैं। ईरान के IRGC ने सऊदी अरब और कतर के जहाज़ों पर दनादन मिसाइलें बरसा दी हैं, जिसके बाद मिडिल ईस्ट का माहौल एक बार फिर से बेहद गर्म हो गया है। इन जहाज़ों के बारे में भी हम आपको बताएंगे और इनके साथ क्या हुआ ये भी। कतर ने इस हमले पर सख्त वार्निंग दी है ईरान को, जबकि अब सबकी नज़रें सऊदी अरब के अगले कदम पर टिकी हुई हैं कि वो क्या करता है। दोस्तों, 7 जुलाई की रात सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजर रहे एक सऊदी ऑयल टैंकर और कतर के LNG टैंकर अल रिकायत को निशाना बनाया गया। दोनों जहाज़ों को भारी नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि कतरी जहाज़ के इंजन रूम के करीब मिसाइल लगी जाकर, जिसके बाद जहाज़ से मदद की पुकार भेजी गई, डिस्ट्रेस कॉल आई और उसके क्रू को बाहर निकाला गया। कतर की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस हमले की सख्त लफ्ज़ों में मजम्मत करते हुए कहा है कि ये इंटरनेशनल समुद्री रास्तों और दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर सीधा हमला है। ये इंटरनेशनल रास्ता ही है, लेकिन अब उस पर ईरान अपना कंट्रोल जमाना चाहता है। ईरान का कहना है क्योंकि हमारे साहिल से होकर निकल रहा है और इसी बात की लड़ाई है। कतर ने ईरान से फ़ौरन ऐसे हमले रोकने की मांग भी की है। दोस्तों, ईरान पहले ही साफ कर चुका है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में वही जहाज़ महफूज रहेंगे जो IRGC की तरफ से तय किए गए रूट का इस्तेमाल करेंगे। जो जहाज़ ओमान वाले रास्ते से गुजरने की कोशिश करेंगे उसे निशाना बनाया जाएगा। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अपना कंट्रोल कायम रखने के लिए ईरान ने जो रास्ता चुना है वो अब पूरे रीजन को एक बार फिर बड़े टकराव की तरफ धकेलता दिखाई दे रहा है। एक और बात बता दूं, ईरान का मकसद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से सिर्फ पैसा वसूलना नहीं है, वो तो सिर्फ दुनिया के लिए दिखावा है। दरअसल ईरान का मकसद ये है कि ये जो अरब मुल्क हैं, जहाँ जहाँ अमेरिका के अड्डे हैं, वहाँ पर जहाज़ों के ज़रिए हथियार ना चले जाएं, क्योंकि बताया जाएगा कि ऑयल टैंकर के हथियार अंदर नहीं छुप सकते, कार्गो शिप है उसमें नहीं छुप सकते। ईरान का मकसद इतना है
जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जो हथियार हैं, बड़ी बड़ी मशीनरीज हैं मिलिट्री, ये अब उन मुल्कों में ना पहुँचें जिन मुल्कों में बहुत से अड्डों को ईरान अपनी मिसाइलों से बहुत हद तक तबाह कर चुका है। ईरान को खदशा है कि जंगी साजो सामान जुटाकर उसके खिलाफ एक बड़ी जंग आगे मुस्तकबिल में छेड़ी जा सकती है, तो ये एहतियाती कदम है, वरना ये रास्ता फ्री वे था। ईरान ने कभी इस पर टैक्स नहीं लिया, कभी नहीं कहा हमारा है। अब क्यों कह रहा है? वजह ये है कि ईरान को भी ये खदशा है। बढ़ते आगे, ईरान की तरफ से तेल ले जाने वाले जहाज़ों पर लगातार हो रहे हमलों के बाद अब इसराइल भी खुलकर समंदर में उतर आया है। 7 जुलाई को इसराइल का प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू सीधे हाइफा में नेवी के अड्डे पर जा पहुंचा, जहां उसने इसराइली नेवी के अफसरों और फौजियों के बीच खड़े होकर ईरान के खिलाफ एक बड़ा ऐलान कर दिया। उसने कहा कि समंदर में जहाज़ों की हिफाजत अब इसराइल करेगा और समुद्री रास्तों पर तिजारत की आज़ादी को हर हाल में कायम रखा जाएगा। तो ये तो ईरान को सीधा चैलेंज है। जो नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम हिफाजत करेंगे, इट मीन्स जो हमला करेगा हम उस पर हमला करेंगे। ये जंग अब समंदर में होगी क्या? नेतन्याहू का ये बयान किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिया गया, बल्कि नेवी के अड्डे के अंदर ऑपरेशनल ब्रीफिंग लेने के बाद आया है। यानी उसने सीधे अपनी नेवी को यह मैसेज दे दिया है कि अब समंदर में भी इसराइल पूरी ताकत के साथ उतरने के लिए तैयार है। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जहाज़ों को निशाना बना रहा है और यमन के हूथीज़ भी इसराइली जहाज़ों के खिलाफ नई धमकियां दे चुके हैं। तो ये जहाज़ रेड सी में तैनात होंगे या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में इसराइली नेवी के, वो देखेंगे हम। जो भी हो दोस्तों, अब मिडिल ईस्ट का टकराव सिर्फ ज़मीन और आसमान तक महदूद नहीं रहा। समंदर भी ईरान और इसराइल के बीच एक नई जंग का मोर्चा बनता दिखाई दे रहा है, वरना ऐसा ऐलान नेतन्याहू ने पहले नहीं कहा। क्या इस बार इसराइल को आगे रखा जाएगा, अमेरिका थोड़ा पीछे रहेगा? आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर और है। 2, सीरिया के अंदर फ्रांस के सदर एमैनुअल मैक्रों पर बड़ा हमला होते होते रह गया। 7 जुलाई को आई खबर के मुताबिक एमैनुअल मैक्रों दमिश्क के जिस होटल में रात में ठहरे थे, वहां से उनके निकलने के कुछ ही देर बाद उसी होटल के करीब 2 ज़बरदस्त धमाके हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन धमाकों में कम से कम 18 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें 4 पुलिस अफसर भी शामिल हैं। ये कौन लोग हैं जो नहीं चाह रहे कि सीरिया यूरोप के साथ तालमेल और सौदेबाजी या फिर डील्स करके पटरी पर लाए सीरिया को? दोस्तों, एमैनुअल मैक्रों वहां से निकलकर सीरिया के सदर अहमद अल-शरा से मुलाकात के लिए जा चुके थे। इसी वजह से वो धमाकों की जद में आने से बच गए। फ्रांस की तरफ से कहा गया कि एमैनुअल मैक्रों ने अपना पूरा दौरा पहले की तरह जारी रखा और वो महफूज हैं। यानी यूरोप के किसी बड़े लीडर के सीरिया दौरे के दौरान हुए ये धमाके एक बार फिर बता रहे हैं कि मुल्क के सिक्योरिटी हालात अब भी पूरी तरह काबू में नहीं आए हैं और साजिशें अब भी चल रही हैं। याद रखिएगा, सीरिया की सरहद में इसराइली फौज घुसी हुई है। अब एक सवाल, क्या इंडिया फ़लस्तीन वाले अपने पुराने स्टैंड पर वापस लौट रहा है या फिर ये सिर्फ एक सियासी पैगाम है? इंडोनेशिया के दौरे पर, सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले मुल्क के दौरे पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कहा कि इंडिया फ़लस्तीन और इसराइल के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन का हिमायती है। मोदी कह रहे हैं कि फ़लस्तीन वाले 2 स्टेट सॉल्यूशन के हिमायती हैं और नेतन्याहू कहता है कोई फ़लस्तीन नहीं बनेगा। मोदी के दोस्त हैं। 7 जुलाई को मोदी ने दोहराया कि इंडिया का पुराना मौक़िफ़ यही रहा है कि इसराइल और एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत दोनों साथ साथ मौजूद रहें। तो नेतन्याहू को समझाएं। हालांकि पिछले कुछ साल में नरेंद्र मोदी की हुकूमत को इसराइल के काफ़ी करीब माना जाता रहा है। मोदी 2 बार इसराइल का दौरा कर चुके हैं। यूनाइटेड नेशंस में इसराइल के खिलाफ हुई कई अहम मीटिंग से भी इंडिया कई बार दूर रहा और गजा में इसराइल की जंग पर भी खुलकर तनकीद नहीं की। इसराइल के हमलों को कभी भी हैवानियत नहीं कहा। इसी दौरान लगातार ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आती रहीं कि गजा में जंग के दौरान भारत से इसराइल को हथियार भेजे जाते रहे। द वायर ने भी ऐसी एक रिपोर्ट दी थी। साथ ही भारत और इसराइल के बीच ड्रोन बनाने में कॉपरेशन की भी खबरें आती रहीं। इन्हीं ड्रोन को लेकर ये दावे किए गए, इल्ज़ाम लगाए गए कि उनका इस्तेमाल गजा में बमबारी के दौरान किया गया। ऐसी बमबारियां जिसमें 70,000 से ज़्यादा लोग मारे जो गए थे, उनमें से कई हज़ार इन्हीं ड्रोन हमलों में मारे गए होंगे। 21,000 तो टोटल हमलों में मारे गए बच्चे हैं। अब
नरेंद्र मोदी के इस बयान को एक और एंगल से भी देखा जा रहा है। उन्होंने ये बात इंडोनेशिया में खड़े होकर कही है, जिसे दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क माना जाता है। यही वजह है कि अब सवाल उठ रहा है, क्या ये सिर्फ इंडिया का पुराना मौक़िफ़ दोहराया जा रहा है जो हमेशा से कांग्रेस की सरकारों के टाइम से था, जो फ़लस्तीन के साथ खड़ी रहीं, या फिर दुनिया और ख़ास तौर पर मुस्लिम मुल्कों को कोई सियासी पैगाम देने की कोशिश भी कर रहे हैं मोदी? सवाल तो दोनों तरह का होना चाहिए। और आयतुल्लाह अली ख़ामनेई का जनाजा इराक़ पहुंच चुका है, कुम शहर से, और ये तस्वीर उनके ताबूत की है। उनकी काली पगड़ी रखी हुई है ताबूत पर। जहाज़ की खिड़कियों से बाहर आपको एरियल व्यू दिख रहा होगा। अब उनका जनाजा इराक़ में है, नजफ़ में, बगदाद में, करबला में। वहाँ उनकी आखिरी रस्मात अदा की जाएंगी और फिर वापस ईरान लाकर उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।